हेलो दोस्तों, हम लोग PYQ सीरीज़ कर रहे हैं। मिडाइवल हिस्ट्री का कर रहे हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री करवा लिया है। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री का किया हुआ है और एंसेंट हिस्ट्री भी कंप्लीट हो चुका है और ज्योग्राफी में भी जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का सेक्शन होता है वो भी करवाया जा चुका है, जो कि प्ले लिस्ट में अवेलेबल है। ठीक है दोस्तों, और मिडाइवल हिस्ट्री अभी चल रहा है। ठीक है, मिडाइवल हिस्ट्री का PYQ सीरीज जो कि विभिन्न PCS एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं और IAS में भी पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाले किसी भी PCS एग्ज़ाम्स, IAS एग्ज़ाम या फिर जनरल कंपटीशन के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, जहाँ की सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि जनरल में रेलवे, बैंकिंग, SSC, BSSC, इंटर लेवल, ग्रेजुएट लेवल, बिहार दरोगा एवं जो BPSC के थ्रू जो टीचर्स का एग्ज़ाम लिया जाता है या अन्य स्टेट में भी जो टीचर्स का एग्ज़ाम होता है उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? तो किसके शासनकाल में भारत आया था? मूर देश का यात्री इब्न बतूता तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। इब्न बतूता 1333 से 47 इब्न बतूता 1333 से 47 मोरक्को मूल का अफ्रीकी यात्री था। यह मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में 1325 से 51 जो कार्यकाल था 1325 से 51 तक मोहम्मद बिन तुगलक का में भारत आया था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, ये भी ध्यान रखेंगे, पूछे जाते हैं। बाद में 1342 ईस्वी में उसे सुल्तान का राजदूत बनाकर चीन भेजा गया। ठीक है, बाद में 1342 ईस्वी में उसे सुल्तान का राजदूत बनाकर चीन भेजा गया। इब्न बतूता ने किताब उल रेहला नामक अपनी पुस्तक में अपनी यात्रा का विवरण प्रस्तुत किया था। इब्न बतूता का पुस्तक है किताब उल रेहला। ठीक है, इसमें अपनी यात्रा विवरण प्रस्तुत किया है इब्न बतूता ने। मोरक्को का यात्री था, अफ्रीका का। ठीक है, मोरक्को का। ठीक है, मोरक्को मूल का अफ्रीकी यात्री था जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था। ध्यान रखेंगे, डिटेल्स को भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में आया था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में इब्न बतूता भारत में आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने सल्तनत में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? तो इब्न बतूता ने दिया है। किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? तो इब्न बतूता ने दिया है। बी आंसर हो जाएगा। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण हमें इब्न बतूता के यात्रा वृतांत द्वारा प्राप्त होता है। यह मोरक्को के तांजीर प्रदेश का निवासी था और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। किताब उल रेहला उसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। ठीक है, किताब उल रेहला इसकी पुस्तक है इब्न बतूता की, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। ठीक है, होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। बी आंसर हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर एक इतिहासकार ने कहा राजा को प्रजा से मुक्ति मिली व उन्हें राजा से? किसके बारे में कहा गया था ऐसा? तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर एक इतिहासकार ने कहा राजा को प्रजा से मुक्ति मिली व उन्हें राजा से? ये किसके बारे में कहा गया था? किस मुस्लिम शासक के बारे में? तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा गया था कि राजा को प्रजा से मुक्ति मिली व उन्हें राजा से। बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इतिहासकार बदयूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था सुल्तान को अपनी प्रजा से
और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। ये किसके बारे में कहा गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतिहासकार कौन था? बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? तो कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने दिलवाया था। सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिटेल्स देखते हैं, एक्सप्लेनेशन से और थोड़ा अच्छे से समझिएगा। फिरोज शाह तुगलक ने सामान्य लोगों की भलाई के लिए कुछ उपकार के कार्य किए। नियुक्ति के लिए एक दफ्तर, रोजगार दफ्तर खोलकर तथा प्रत्येक मनुष्य के गुण एवं योग्यता की पूरी जांच पड़ताल के बाद यथासंभव अधिक से अधिक लोगों को नियुक्ति देकर उसने बेकारी की समस्या को हल करने का प्रयास किया। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने बेकारी की समस्या को हल करने का प्रयास किया था। ठीक है, बेरोजगारों को रोजगार दिया गया था फिरोज शाह तुगलक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? तो रोजगार कार्यालय की स्थापना किसने की थी? तो वो था सुल्तान फिरोज शाह तुगलक था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, डी आंसर हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। बेरोजगारों को रोजगार दिया था इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवाने खैरात स्थापित किया, वह था कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक था। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवाने खैरात स्थापित किया, वह था कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक था। बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो सबसे अधिक गुलाम किसके दरबार में थे? तो वो था फिरोज शाह तुगलक के दरबार में। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। ठीक है, डी आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें कौन सा कथन सही है? तो फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया, ये सही है। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया, ये सही है। अलाउद्दीन और ऑप्शन देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने पहले एक अलग आरिज विभाग स्थापित किया, ये गलत है। बलबन ने अपनी सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की, ये भी गलत है। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके चाचा बैठे, ये भी गलत है। चौथा सही है, फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया था। डिटेल्स देखते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। मंगोलों से मुकाबला करने के लिए बलबन ने एक सैन्य विभाग दीवाने अर्ज, बलबन ने, ठीक है, मंगोलों से मुकाबला करने के लिए बलबन ने एक सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना की। ठीक है, दीवाने अर्ज की स्थापना की थी सैन्य विभाग की बलबन ने अपना सेना मंत्री दीवान ए अर्ज इमाद उल मुल्क को बनाया था, जो अत्यंत ईमानदार और परिश्रमी व्यक्ति था। बलबन ने उसे वजीर के आर्थिक नियंत्रण से मुक्त रखा ताकि उसे धन की कमी न हो। बलबन की सेना की अच्छी व्यवस्था का बहुत अधिक श्रेय इमाद उल मुल्क को है। ठीक है, घोड़ों को दागने की प्रथा बलबन ने नहीं बल्कि अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। घोड़ों को दागने की प्रथा बलबन ने नहीं बल्कि अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी, ध्यान रखेंगे डिटेल्स को भी ठीक से। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी गद्दी पर बैठा था। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों की एक अलग विभाग दीवाने बंदगान की स्थापना की। फिरोज
दासों का बहुत शौकीन फिरोज दासों का बहुत शौकीन था, अतः विकल्प डी सही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। तो सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। ठीक है, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है वह था फिरोज शाह तुगलक। सी आंसर हो जाएगा। दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था वह था फिरोज शाह तुगलक। सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हक के सर्व अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो वो था फिरोज शाह तुगलक। हक ए सर्व अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक था। डी आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था? तो दिल्ली का किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगा दिया था? तो वो सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, पहले ब्राह्मण लोग जजिया से मुक्त थे, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगा दिया था। बी आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। फिरोज शाह तुगलक द्वारा ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया गया था। उल्लेखनीय है कि उस समय तक ब्राह्मण इस कर से मुक्त रखे गए थे। फिरोज शाह तुगलक ने इस कदम के विरुद्ध दिल्ली के ब्राह्मणों ने फिरोज के इस कदम के विरुद्ध दिल्ली के ब्राह्मणों ने भूख हड़ताल की थी तथा अंत में दिल्ली के अन्य हिंदुओं ने ब्राह्मणों के हिस्से का जजिया स्वयं देने का निर्णय लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? तो फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए कौन उपाय किया था? तो फिरोज शाह तुगलक था। बी आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिटेल्स देखते हैं, एक्सप्लेनेशन से और अच्छे से समझ में आएगा। फिरोज शाह तुगलक ने बागवानी में अपनी अभिरुचि के कारण दिल्ली के निकट 1200 नए फलों के बाग लगाए तथा अलाउद्दीन के 30 पुराने बागों को फिर से लगवाया। ठीक है, उसने अपने बागों में फलों की गुणवत्ता सुधारने के भी उपाय किए थे। फिरोज शाह तुगलक ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के भी उपाय किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? ठीक है, कौन लाया था? तो फिरोज शाह तुगलक लाया था। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली कौन लाया था? तो फिरोज शाह तुगलक लेके आया था। बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट भी हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? तो कौन लाया था? फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? तो फिरोज शाह तुगलक लेके आया था। ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली के किस सुल्तान ने इस स्तंभ के दिल्ली के किस सुल्तान ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की कि उससे दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके? ठीक है, तो किसने किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। ठीक है, अनुवाद विभाग की स्थापना की उससे दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके। ठीक है, वो किसने किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, दिल्ली के किस सुल्तान ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की कि उससे दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके? तो वो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखिए, दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी कि उससे हिंदू एवं मुस्लिम दोनों संप्रदाय के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके। उसने कुछ
संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद भी करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था, कौन था? तो वो था फिरोज शाह तुगलक। राज्य की खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था तो फिरोज शाह तुगलक था। बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा। दार उल सफा क्या था? तो दार उल सफा एक खैराती अस्पताल था जो कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित किया गया था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? तो एक खैराती अस्पताल था। काफी बार पूछा जाता है, रिपीट होता है बार बार, देखिएगा। दार उल सफा एक खैराती अस्पताल था। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो वो था नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद था। ठीक है, नासिरुद्दीन महमूद, सी आंसर हो जाएगा। नासिरुद्दीन महमूद 1394 से 1412 ईस्वी तुगलक वंश का अंतिम शासक था। इसके शासनकाल में ख्वाजा जहां ने जौनपुर के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। ठीक है, पंजाब का सूबेदार खिज्र खां स्वतंत्र होकर दिल्ली को टिक प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने लगा। फिरोज के एक अन्य पुत्र नुसरत शाह ने नासिरुद्दीन को चुनौती दी। फलस्वरूप तुगलक वंश दो भागों में विभाजित हो गया और दोनों शासकों ने एक ही साथ दिल्ली के छोटे से राज्य पर शासन किया। नासिरुद्दीन दिल्ली में रहा और नुसरत शाह फिरोजाबाद में। नासिरुद्दीन महमूद के शासन काल में मध्य एशिया के महान मंगोल सेनानायक तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था 1398 में। ध्यान रखेंगे, तुगलक वंश का जो अंतिम शासक था नासिरुद्दीन महमूद के शासन काल में मध्य एशिया के महान मंगोल सेनानायक तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में। पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि तैमूर ने कब भारत पर आक्रमण किया था? तो नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में ही, जो कि तुगलक वंश का अंतिम शासक था। 1398 ईस्वी में किया गया था तैमूर का भारत पर आक्रमण। ठीक है, यह कथन इसी शासक के लिए प्रचलित था, सहनशाह की सल्तनत दिल्ली से पालम तक फैली है। ठीक है, ये जो कथन एक प्रचलित है कि दिल्ली से पालम तक फैली हुई है सहनशाह की सल्तनत, ये किसके बारे में? तो नासिरुद्दीन महमूद के बारे में ही कहा जाता था। सहनशाह की सल्तनत दिल्ली से पालम तक फैली हुई है। क्वेश्चन भी बना के पूछ दिए जाते हैं कि सहनशाह की सल्तनत दिल्ली से पालम तक फैली हुई है, ये किसके बारे में? तो नासिरुद्दीन महमूद के बारे में ही ये कथन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिटेल्स को थोड़ा ध्यान से देखते चलेंगे दोस्तों और ध्यान में रखेंगे। तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो वो कौन था? अभी आपने देखा है कि नासिरुद्दीन महमूद था, तुगलक वंश का अंतिम शासक था। उसी समय तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। तो इसमें से कोई नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी, बहलोल लोदी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन, तो ये कोई नहीं है, तो स्टार बना देंगे, इसमें से कोई नहीं है। देखिए डिटेल्स को। भारत पर तैमूर का आक्रमण वस्तुतः तुगलक शासक नासिरुद्दीन महमूद 1394 से 1412 ईस्वी तक इसका शासन था के काल में 1398 ईस्वी में हुआ था। भारत पर आक्रमण करने के उद्देश्यों को तैमूर ने स्वयं स्पष्ट किया था। उनमें से एक था काफिरों से युद्ध तथा उनका विनाश तथा दूसरा था धन प्राप्ति। ठीक है, काफिरों से युद्ध तथा उसका विनाश करना था तैमूर का लक्ष्य था, और दूसरा धन प्राप्ति। जनवरी 1399 ईस्वी को तैमूर फिरोजाबाद, मेरठ, हरिद्वार, कांगड़ा और जम्मू होता हुआ वापस लौटा। जाने से पहले उसने खिज्र खां को मुल्तान, दीपालपुर और लाहौर का सूबेदार नियुक्त किया था। ठीक है, जब वो लौट रहा था तो उसने खिज्र खां को
मुल्तान, दीपालपुर और लाहौर का सूबेदार नियुक्त किया था। उपरोक्त समस्त प्रश्नगत विकल्प गलत हैं। ये कब आया था? तो नासिरुद्दीन महमूद जो तुगलक वंश का अंतिम शासक था, उसी समय आक्रमण किया था तैमूर ने भारत पर 1398 ईस्वी में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो आप लोग को पता है 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, तैमूर लंग ने। महान मंगोल सेनानायक था तैमूर लंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? तो किस वंश का? सैयद वंश का राज स्थापित हुआ था। ठीक है, तुगलक वंश तो समाप्त हो गया था। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो सैयद वंश का स्थापित हुआ था। बी आंसर हो जाएगा। तैमूर के आक्रमण 1398 में दिल्ली सल्तनत एवं तुगलक वंश दोनों को ही नष्ट कर दिया। तैमूर के आक्रमण ने दिल्ली सल्तनत एवं तैमूर वंश दोनों को ही नष्ट कर दिया। 1412 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का अंत हो गया। 1413 ईस्वी में सरदारों ने दौलत खां को दिल्ली का सुल्तान चुना, परंतु उसे खिज्र खां ने पराजित कर दिया। दौलत खां को खिज्र खां ने पराजित कर दिया। वह तैमूर द्वारा नियुक्त लाहौर का सूबेदार था। ठीक है, जब तैमूर लौट रहा था तो खिज्र खां को लाहौर का सूबेदार नियुक्त किया गया था। तैमूर के आक्रमण के बाद 1414 ईस्वी में उसने दिल्ली पर अधिकार कर एक नए वंश सैयद वंश की नींव डाली थी। ठीक है, खिज्र खां ने। ध्यान रखेंगे डिटेल्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से निम्न को उनके काल क्रमानुसार क्रमबद्ध कीजिए। तो काल क्रमानुसार कौन कौन सा है? तो 1, 2, 3 और 4 क्रम के अनुसार ही है। रुकनुद्दीन है, उसके बाद है मुबारक खान, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक, उसके बाद आलम शाह। तो 1, 2, 3, 4 सी आंसर हो जाएगा। रुकनुद्दीन, उसके बाद मुबारक खान, फिरोज शाह तुगलक, उसके बाद आलम शाह। 1, 2, 3, 4 सी आंसर हो जाएगा। इसको इसमें देखिए डिटेल्स में। कब? रुकनुद्दीन 1236 ईस्वी में हुआ था शासक। रुकनुद्दीन 1236 ईस्वी में। मुबारक खान 1316 से 1320 ईस्वी तक। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी तक। और आलम शाह 1445 से 1451 ईस्वी तक। रुकनुद्दीन 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश के मृत्यु के बाद शासक बना, जबकि इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। मुबारक खान 1316 ईस्वी में मुबारक खिलजी के नाम से दिल्ली का सुल्तान बना। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 88 तक दिल्ली का सुल्तान रहा तथा सैयद वंशी शासक आलम शाह 1445 से 1451 ईस्वी तक दिल्ली का सुल्तान रहा था। आलम शाह सैयद वंश का शासक था 1445 से 51 ईस्वी तक। ध्यान रखेंगे। लोदी वंश से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ठीक है, लोदी वंश से संबंधित। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा सही कालक्रम अनुक्रम है? तो सही काल अनुक्रम लोदी वंश का कौन सा है? तो पहले आया था बहलोल लोदी, उसके बाद सिकंदर लोदी, उसके बाद इब्राहिम लोदी। तो सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहलोल लोदी, उसके बाद सिकंदर लोदी, उसके बाद इब्राहिम लोदी। उपर्युक्त अफगान शासकों का दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने का सही काल अनुक्रम निम्न प्रकार है। बहलोल खान लोदी 1451 से 1489 ईस्वी तक रहा। उसके बाद सिकंदर लोदी कब से कब तक? तो 1489 से 1517 ईस्वी तक। और इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 ईस्वी तक। ठीक है, बहलोल ध्यान रखेंगे। बहलोल खान लोदी 1451 से 1489
सिकंदर लोदी 1489 से 1517 और इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 ईस्वी तक। काल क्रम अनुक्रम ध्यान रखेंगे। दिया गया मानचित्र किस लोदी सुल्तान से संबंधित है और मानचित्र में एक से चिन्हित स्थान किस नगर को निरूपित करता है? तो ए से चिन्हित इसमें ए चिन्हित कहीं दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया था? तो महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया था? तो खातोली के युद्ध में पराजित किया था। ध्यान रखेंगे, काफ़ी बार पूछा जाता है। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? तो खातोली के युद्ध में। 1518 ईस्वी में महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य खातोली का युद्ध हुआ। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? तो आगरा नगर को किसने बसाया था? आप लोग को पता है, सिकंदर लोदी ने। डी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? तो वो सिकंदर लोदी है। डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय दिया जाता है? तो वो कौन शासक था? तो सिकंदर लोदी था। सिकंदर लोदी। डी आंसर हो जाएगा। किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय दिया जाता है? तो वो शासक था सिकंदर लोदी। डी आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की थी? तो सिकंदर लोदी जो था, गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की थी सिकंदर लोदी ने। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने आगरा की स्थापना की थी? तो आगरा की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने की थी। सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए तो सिकंदर लोदी जो है अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है। ठीक है, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? तो वो है सिकंदर लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित वंशों ने किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया था? नीचे दिए गए कोर्स से सही उत्तर चुनिए। तो इनमें क्रम लगाना है। तो सबसे पहले तो गुलाम वंश था। गुलाम के बाद खिलजी के बाद सैयद, उसके बाद लोदी सबसे अंतिम में था। तो गुलाम 4 हो गया पहले, उसके बाद खिलजी 1 और सैयद वंश 3 और फिर लोदी वंश दूसरा। ठीक है, तो डी आंसर हो जाएगा। गुलाम सबसे पहला तो चौथा, और उसके बाद था खिलजी वंश तो पहला, उसके बाद सैयद वंश तो तीसरा, और फिर लोदी था अंतिम में तो दूसरा हो गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। गुलाम वंश या ममलूक शासकों का शासनकाल 1206 से 1290 ईस्वी तक था। खिलजी वंश का शासन 1290 से 1320 ईस्वी था। सैयद वंश का शासनकाल 1414 से 1450 ईस्वी तथा लोदी वंश का शासनकाल था 1451 से 1526 ईस्वी तक। तो विकल्प डी सही होगा। ठीक है, डिटेल्स थोड़ा ठीक से करते चलेंगे, थोड़ा ध्यान में रखेंगे क्योंकि काल क्रमानुसार पूछ लेता है ऑप्शन चुनने के लिए। तो कार्यकाल थोड़ा ध्यान रखेंगे तो इससे ऑप्शन को चुनने में आसानी होगा, क्वेश्चन करने में।
इनमें से कौन गुलाम वंश का नहीं था? तो गुलाम वंश का इनमें से कौन नहीं था? इब्राहिम लोदी तो लोदी वंश का था, तो यही नहीं था। ठीक है, बलबन भी था, इल्तुतमिश भी था, कुतुबुद्दीन ऐबक भी था, लेकिन इब्राहिम लोदी ये लोदी वंश का था, गुलाम वंश का नहीं था। तो डी आंसर हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ठीक है, इससे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर राज्य की स्थापना की थी तो किसने की थी? आप लोग को पता है कि हरिहर और बुक्का ने की थी विजयनगर राज्य की स्थापना। सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिटेल्स देखते हैं, एक्सप्लेनेशन से अच्छे से समझ में आएगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर तथा बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी। उनके पिता संगम के नाम पर उनका वंश संगम वंश कहलाया। हरिहर और बुक्का काम्पिली राज्य में मंत्री थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने जब काम्पिली को विजित किया तब हरिहर और बुक्का को बंदी बना लिया। इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। बाद में उन्हें दक्षिण के विद्रोह को शांत करने के लिए भेजा गया। वे उस कार्य में सफल नहीं हुए और अंत में एक संत विद्यारण्य के प्रभाव में आकर पुनः हिंदू बन गए। ठीक है, वहां शांति करवाने के लिए गया था, लेकिन एक संत विद्यारण्य के प्रभाव में आकर पुनः हिंदू बन गए थे ये दोनों भाई हरिहर और बुक्का। विजयनगर को संस्थापित करने के लिए हरिहर एवं बुक्का ने अपने गुरु विद्यारण्य तथा वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन से शिक्षा ली थी। इस साम्राज्य के चार राजवंशों, ठीक है, जो विजयनगर साम्राज्य था इसमें 4 राजवंश था। इस साम्राज्य के 4 राजवंशों संगम वंश 1336 से 1485 ईस्वी तक रहा। उसके बाद रहा सुलूब वंश 1485 से 1505 ईस्वी। उसके बाद तुलुब वंश 1505 से 1570 ईस्वी। उसके बाद कौन सा? तो अरावली वंश हुआ 1570 से 1650 ईस्वी ने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया। विजयनगर साम्राज्य की राजधानियां क्रमशः कहाँ थी? अनेगोंडी, विजयनगर, वेनुगोंडा और चंद्रगिरी थी। ठीक है, यहाँ अनेगोंडी में भी, विजयनगर में भी और वेनुगोंडा और चंद्रगिरी में भी राजधानियां रही थी इसकी विजयनगर साम्राज्य की। ठीक है, ये पूछा जाता है क्रम भी कि विजयनगर में जो साम्राज्य स्थापित हुआ किस क्रम में था। तो सबसे पहले संगम वंश, उसके बाद सालुब वंश, उसके बाद तुलुब, उसके बाद अराविडु। संगम, सुलुब, तुलुब, अराविडु, ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक क्रम भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर राज्य के संस्थापक थे, कौन थे? तो पता है आपको, हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। कब की थी? तो 1336 ईस्वी में। ठीक है, 1336 में। ध्यान रखेंगे, डिटेल्स को भी थोड़ा करते जाएंगे ठीक से ताकि दिमाग में छपता चले जाए। इनमें से किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिण तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता है कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है? तो हरिहर प्रथम ने, ठीक है, हरिहर प्रथम ने किया था। इनमें से किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता था कि कृष्णा नदी के दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है? तो हरिहर प्रथम ने किया था। सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिटेल्स देखिए। हरिहर प्रथम ने कृष्णा नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा के दक्षिणी तट पर एक नए नगर विजयनगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता है कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता भगवान विरूपाक्ष की है। ठीक है, तो हरिहर प्रथम और बुक्का जो था,
हरिहर बुक्का, वही हरिहर प्रथम बोला जाता है उसको, हरिहर और बुक्का ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपनी मधुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवियत्री थी, कौन थी? तो गंगा देवी थी। अपनी मधुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवियत्री थी, तो कौन थी? गंगा देवी। बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। डिटेल्स देखिए, 1352-53 ईस्वी में हरिहर प्रथम ने मधुरा विजय हेतु 2 सेनाएं भेजी, एक कुमार सबल के नेतृत्व में तथा दूसरा कुमार कंपन के नेतृत्व में। कुमार कंपन अडयार ने मदुरा को जीतकर उसे विजयनगर में शामिल कर लिया। उसकी पत्नी गंगा देवी ने अपने पति के विजय का अपने ग्रंथ मधुरा विजयम में सजीव वर्णन किया। कुमार कंपन बुक्का राय प्रथम का पुत्र था। ठीक है, बुक्का राय प्रथम का पुत्र था कुमार कंपन। डिटेल्स थोड़ा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा छीना था। तो किसने छीना था गोवा बहमनियों से? तो हरिहर द्वितीय ने छीना था गोवा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। दोस्तों, अगर सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने ग्रुप में शेयर भी कीजिए। ठीक है, ताकि और भी इस तरह का उपयोगी वीडियो आप लोगों के लिए लाया जा सके, विभिन्न और भी सब्जेक्ट का। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।